वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साइंस और मैथ दोनों की ही। तो जो भी वीडियो देखना वहां से देख सकते हो। प्रोब एंड पॉन्डर, व्हाई आर विंड्स स्ट्रॉन्गर ऑन सम डेज देन ऑन अदर। अब ऐसा क्यों होता है? किसी दिन तो बड़ी तेज हवा चलती है, किसी दिन धीरे धीरे चलती है। व्हाई आर वाटर टैंक्स यूजली प्लेस्ड एट हाइट। अब जो वाटर टैंक है, पानी की जो टंकी है, वो हाइट पे क्यों रखी जाती है? जैसे पानी की टंकी छत पे रखी होती है ना, तो ऐसा क्यों करते हैं? कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस? क्या जो एयर का प्रेशर है वो हमको क्रश कर सकता है, कुचल सकता है, दबा सकता है? व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स? वो क्या चीज है जिसकी वजह से स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं? अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ रोटेट करती रहती है, अपनी जगह पे घूमती रहती है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती रहती है, लेकिन अभी रोटेटिंग की बात करें कि अपनी जगह पे घूम रही है, तो अगर ये घूमना रुक जाए तो क्या फिर भी साइक्लोन आएगा? अब इसी से रिलेटेड आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ आप लिख सकते हो। तो चलो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी चैप्टर में हम ढूंढेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड स्विरलिंग इन द एयर और बीइंग स्वेप्ट अवे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं तो वे स्विरल करती रहती है, यानी इधर उधर घूमती रहती हैं। हवा चलती है तो उसकी वजह से लुढ़क के इधर उधर जाती रहती हैं, या हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है उनको। एंड ट्री स्वेइंग और इवन बेंडिंग व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। इसी तरह से जो ट्रीज हैं वो स्वे करते रहते हैं, मतलब लहराते रहते हैं, हिलते रहते हैं, यहाँ तक कि बेंड भी कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं अगर तेज हवा चल रही हो तो। ये चीजें आपने देखी होंगी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर और ट्रीज स्वे और बेंड? क्या कभी आपने सोचा कि ये जो पत्तियां गिर जाती हैं वो हवा में कैसे उड़ जाती हैं? हवा चलती है तो उड़ा ले जाती है अपने साथ, तो ऐसा क्यों होता है? इसी तरह जो ट्रीज हैं वो क्यों हिलते रहते हैं या बेंड क्यों करते हैं, मुड़ क्यों जाते हैं? डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन द फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज और ऑन ट्रीज टू बेंड? क्या जो विंड है वो फोर्स एक्सर्ट करती है फॉलन लीव्स पर, कि फोर्स एक्सर्ट करके उनको उठा देती है ऊपर की तरफ, या फिर यही जो विंड है वो फोर्स एक्सर्ट करके ट्रीज को बेंड कर देती है? कैसी बात है? रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स और रैटलिंग ऑफ विंडोज और फ्लटरिंग ऑफ क्लोथ्स। अब ऐसे ही जो इफेक्ट्स है फोर्स के जो कि विंड एक्सर्ट करती है उसको आप याद करो। अब जैसे मान लो दरवाजा खुला है, हवा चली तो क्या होता है? भाड़ से जाके बंद हो जाता है। इसी तरह से विंडोज जो है रैटल करती है, यानी खड़खड़ाती है। कपड़े मान लो सूखने के लिए डाल दिए, हवा चलती है तो क्या होता है? वो फ्लटर करते हैं कि नहीं, फड़फड़ाते हैं कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की होगी। तो ऐसा क्यों होता है? विंड की वजह से। आप जानते हो हवा चलती है तभी ऐसा होता है। हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड मेक दिस हैपन? अब जो फोर्स विंड एक्सर्ट कर रही होती है उसकी वजह से ये चीजें होती कैसे हैं? द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स द विंड प्रेशर विच कॉजेज दीज इफेक्ट्स। तो देखो होता ये है कि विंड जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसकी वजह से विंड प्रेशर जनरेट होता है, और यही जो विंड प्रेशर है वो इन इफेक्ट को कॉज करता है। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। और किस तरीके से इनकी वजह से जो पावरफुल नेचुरल इवेंट्स हैं जैसे थंडरस्टॉर्म्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया, वो कैसे आता है। तो हमारा पहला टॉपिक है 6.1 प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मेघा और उसका भाई पवन ये पिकनिक पे जा रहे थे। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन दियर बैग्स। अब दोनों ने एक एक बैग कैरी किया था। उन बैग्स में आइडेंटिकल आइटम्स यानी एक ही जैसे आइटम थे। अब एक ही जैसे आइटम होंगे तो जो वेट है दोनों बैग का वो भी एक ही जैसा होगा, यानी ऑलमोस्ट सेम होगा वेट। ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग एंड लुक्स अनकंफर्टेबल। अब रास्ते में पवन क्या कर रहा था? बार बार अपने बैग को एडजस्ट कर रहा था और देखने से लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल है, उसको बैग टांगने में दिक्कत हो रही है। मेघा ने पूछा क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे बैग के साथ? तो पवन ने कहा हाँ, इट इज हर्टिंग माई शोल्डर्स। ये मेरे शोल्डर को हर्ट कर रहा है, मतलब बैग टांगने की वजह से काफी दबाव फील हो रहा है, उसको पेन हो रहा होगा, इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं था। मेघा ने कहा बोथ अवर बैग्स आर इक्वली हैवी। हम दोनों का जो बैग है वो इक्वली हैवी है, मतलब एक ही जैसे आइटम हम दोनों ही कैरी कर रहे हैं तो वेट भी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ऐसा क्यों है कि तुम्हारा बैग हर्ट कर रहा है लेकिन मेरा नहीं? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पवन रिफ्लेक्ट्स फॉर अ मिनट एंड सेज परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ अवर बैग। अब पवन ने कहा शायद इस वजह से क्योंकि हम दोनों की जो बैग के स्ट्रैप्स है, जो टंगना है, वो डिफरेंट है। माई बैग हैज नैरो स्ट्रैप्स वाइल योर बैग हैज ब्रॉड स्ट्रैप्स। मेरे बैग का जो स्ट्रैप है, जो टंगना है, वो नैरो है, पतला है, और तुम्हारे बैग का ब्रॉड है, चौड़ा है। शायद इस वजह से ऐसा हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक अ डिफरेंस? क्या स्ट्रैप के शेप और साइज की वजह से कोई डिफरेंस आता है? चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी कैरी अ बैग वी फील इट्स वेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अवर शोल्डर्स। जब हम बैग को कैरी करते हैं तो उस बैग का वेट हमको फील होता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है हमारे शोल्डर पे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बैग को अपनी तरफ खींचेगी,
अब बैग को अपने शोल्डर पे हमने टांगा है, तो जब बैग को ग्रेविटी खींचेगी तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे शोल्डर पे भी तो एक्ट करेगी। बैग नीचे जाना चाहेगा लेकिन हमारा शोल्डर उसको होल्ड करे हुए है, पकड़े हुए है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे शोल्डर पे भी एक्ट करेगी। द वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्ट्रैप एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया ऑफ अवर शोल्डर्स। अब हमारे शोल्डर पे फोर्स एक्ट कर रही है, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो फोर्स कितने हिस्से पे लग रही है, कितनी जगह पे, कितने एरिया पे लग रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बैग का स्ट्रैप नैरो होगा, पतला होगा, तो जो फोर्स है वो कम जगह पर लगेगी। भाई जिस हिस्से पे स्ट्रैप होगा वही ना फोर्स फील होगी। बैग टांगते हो तो स्ट्रैप शोल्डर पे जहां टच कर रहा होगा वही ना आपको फोर्स फील होती है। तो अगर स्ट्रैप नैरो होगा तो कम एरिया पे फोर्स लगेगी। whereas the weight of the bag with broad straps is spread out over a large area of our shoulders। लेकिन अगर बैग का जो स्ट्रैप है वो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, तो वही फोर्स लार्ज एरिया पे फैल जाएगी हमारे शोल्डर के। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग अ बैग विद ब्रॉडर स्ट्रैप देन वन विद नैरो स्ट्रैप्स ऑल्दो बोथ द बैग्स हैव द सेम वेट। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर ऐसा बैग जिसके जो स्ट्रैप्स हैं वो ब्रॉड है, चौड़े हैं, तो उसको कैरी करना कंफर्टेबल होता है। वहीं अगर बैग में नैरो स्ट्रैप होगा तो उसको कैरी करना मुश्किल होगा, भले ही दोनों बैग का जो वेट है वो सेम हो। इसको चलिए एक एक्टिविटी से मैं समझाता हूँ। अब ये मेरे पास 2 बॉटल है, दोनों सेम साइज की है और दोनों में ही मैंने फुल वाटर फिल कर लिया है, तो दोनों बॉटल्स का जो वेट होगा वो इक्वल होगा। अब इस वाली बॉटल का स्ट्रैप देखो, ये वाइड है, चौड़ा है। वहीं इसका स्ट्रैप देखो, इसको मैंने थ्रेड से बनाया है तो ये काफी पतला है। अब इन दोनों को ही मैं अपने हाथ पे हैंग करूंगा थोड़ी देर के लिए और देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इन दोनों बॉटल को हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पर इफेक्ट देखो, जो वाइड वाला स्ट्रैप था उसकी वजह से बहुत हल्का सा निशान बना है, लेकिन जो पतला वाला स्ट्रैप था उससे देख सकते हो काफी ज्यादा इसमें निशान बन गया है। तो दोनों बॉटल्स का वेट इक्वल था, लेकिन जो वाइड वाला स्ट्रैप था वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा था, इसलिए मेरे हाथ पे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जो इफेक्ट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे एरिया के अंदर फोर्स का। वही जो थिन वाला स्ट्रैप था उसकी वजह से जो फोर्स है वो बहुत कम एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो पाई, इसीलिए इसका इफेक्ट हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ फोर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो फोर्स कितनी जगह पे अप्लाई हो रही है, कितना एरिया कवर कर रही है वो फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है और इस 100 रुपए को मुझे 5 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, तो हर किसी को कितना मिलेगा? आप कहोगे 5 लोग को 20-20 रुपए दे दो, हो गया काम। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी सिचुएशन देखो जरा, यहां पर भी मेरे पास 100 ही रुपए है, लेकिन अब मुझे 2 लोगों को बांटना है, तो मैं क्या करूंगा? एक को 50 पकड़ा दूंगा, दूसरे को 50 पकड़ा दूंगा। अब कोई ये कहे कि अरे भैया, ऊपर वाले केस में भी 100 रुपए था, नीचे वाले में भी 100 रुपए था, लेकिन ऊपर वाले में सबको कम कम रुपए मिला, नीचे वाले में ज्यादा मिला। ऊपर वाले को 20 रुपए मिला सबको, नीचे वाले में 50 रुपए मिला। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर जो है वही 100 रुपए ज्यादा लोगों में बटा है, वही नीचे वाले में वही 100 रुपए कम लोगों में बटा है। तो अगर उतना ही अमाउंट ज्यादा लोगों में बटेगा तो सबको कम कम मिलेगा, और वही अमाउंट अगर कम लोगों में बटेगा तो सभी को ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा। यही चीज फोर्स के साथ भी है कि अगर फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगी तो वो फोर्स सब जगह बढ़ जाएगी, तो हर जगह फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम फील होगा। अब अगर वही फोर्स कम एरिया पे अप्लाई होगी तो उसी कम जगह पर उस फोर्स को लगना है, तो सभी जगह पे फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। तो यहां से आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम इफेक्ट जान पाएंगे कि उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो कैसा होगा। अब जो प्रेशर है वो हमको इसी बारे में बताता है। यहां पर फोर्स और एरिया दोनों को कंसीडर किया जाता है। सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स इज इन्वॉल्व्ड, वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। तो अगर एरिया को भी इन्वॉल्व कर दें जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, तो फिर हम डिफाइन करेंगे इस क्वांटिटी को, जिसको कहा जाता है प्रेशर, विच इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है वही है प्रेशर। सो प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस प्रेशर से हमको फोर्स के इफेक्ट का आइडिया मिलता है। एट दिस स्टेज वी विल कंसीडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। अब इस स्टेज पे अभी जस्ट आप प्रेशर के बारे में सीख रहे हो, तो हम सिर्फ वही फोर्स कंसीडर करेंगे जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारी सरफेस है, इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में जो फोर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे वो वही फोर्स होगी जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होगी। अब जरूरी तो है नहीं कि सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही हो सकता है फोर्स कोई ऐसे अप्लाई कर रहा हो। इस फोर्स की वैल्यू मान लो दे दी गई 20 न्यूटन, तो प्रेशर के फॉर्मूले में 20 हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है।
इस फोर्स को बेसिकली रिजॉल्व किया जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स की क्या वैल्यू होगी वो निकाला जाएगा, फिर वो जो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू होगी उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि अभी आपको नहीं सिखाया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ जो भी फोर्स दी जाएगी उसको आपको परपेंडिकुलर ही कंसीडर करना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर एक्ट करे। तो वो चीज़ें अभी आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन अवर शोल्डर्स एज कंपेयर टू नैरो स्ट्रैप्स। अब जो ब्रॉड स्ट्रैप होते हैं, चौड़े जो स्ट्रैप होते हैं, वो प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया ना। एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्रॉड स्ट्रैप के अंदर एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, नैरो स्ट्रैप्स के अंदर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल से चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो 100 न्यूटन की फोर्स है जो कि लग रही है। अब एक जगह जो एरिया है, अभी यूनिट भूल जाओ, ठीक है, यूनिट पे ध्यान ना दो, अभी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स मान लो 100 लग रही है और एरिया है 10, तो प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो आ जाएगा 10। अब अगर वही फोर्स है 100 लेकिन कम एरिया पे लग रही है, लेट्स सपोज 5 एरिया है, तो अब 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20। पहले केस में प्रेशर आया 10, दूसरे में आया प्रेशर 20। दोनों केस में एरिया को कंपेयर करो। ऊपर वाले केस में एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो एरिया हमारा ज़्यादा है तो प्रेशर कम, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा। फॉर सेम फोर्स, अगर फोर्स सेम है, सिर्फ एरिया को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो मैंने आपको दिखाया कि वही फोर्स है 100, एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम, एरिया कम कर दिया हमने, 10 से 5 कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया, 10 से 20 हो गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे, यहाँ चलिए रिलेशन थोड़ा बता ही देता हूँ कि अगर हम फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 100/10, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 10। अब अगर फोर्स को हम बढ़ा दें, 200 कर दें और एरिया वही रखें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 20 आ जाएगा। तो देखा, फोर्स आपने 100 से 200 किया तो प्रेशर भी 10 से 20 हो गया, बढ़ गया कि नहीं? तो फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर फोर्स को कम करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। एरिया की बात कर ले, अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि वही जो फोर्स है वो ज़्यादा एरिया पे लगेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग अ बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप। इसी वजह से ऐसा बैग जिसके स्ट्रैप्स ब्रॉड हों, चौड़े हों, उनको कैरी करना हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। इसीलिए अच्छी कंपनी के जो बैग्स होते हैं उनके स्ट्रैप्स वाइड होते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद अ नैरो हैंडल? क्या अब आप समझ पा रहे हो कि एक पानी से भरी बाल्टी है, अगर उस बाल्टी का जो हैंडल है वो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, तो उसको लिफ्ट करना आसान होगा। अगर उसका हैंडल पतला होगा तो उसको उठाना मुश्किल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर दी है, बकेट्स विद ब्रॉड एंड नैरो हैंडल्स। तो वही साइज की बकेट है, बस यहाँ पर जो हैंडल है वो ब्रॉड है और यहाँ पर नैरो है। तो ब्रॉड वाले केस में आपको लिफ्ट करना आसान होगा। Similarly, we have seen that when people carry load like pots or vegetable baskets on their heads, they often place a round piece of cloth under the loads. अब आपने देखा होगा कि जैसे कोई सर पे मटका लेके जा रहा है, या कोई सब्जी वाला है वेजिटेबल की जो बास्केट है उसको सर पे रखे हुए है, या कोई मजदूर हो गया वो कोई सामान सर पे लाद के ले जा रहा है, तो अपने सर के ऊपर कपड़ा बांधते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इन बोथ केसेस द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द वेट एक्ट्स। अब दोनों ही केस में, चाहे कोई पॉट लेके जा रहा हो या सर पे वेजिटेबल की बास्केट लेके जा रहा हो, या इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो भारी चीज़ें सर पे लाद के लोग ले जाते हैं, तो उसके लिए आप देखते हो सर पे वो कपड़ा लपेट लेते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, एरिया को इंक्रीज करके। ये रिलेशन तो मैंने आपको बताया था ना कि एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो वो ये काम करते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा ना लगाएं तो देखो क्या होगा। जैसे ये हेड है, ठीक है, ये सर है, ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ बना रहे हैं और इसके ऊपर मटका रखा है। अगर कोई कपड़ा ना बांधे, डायरेक्ट ऐसे मटका रख दें, तो अब यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हो, जो पॉट है और हेड है उसका कांटेक्ट बस इस थोड़े से हिस्से में है। तो इस पॉट का जो पूरा वेट है, और वेट बेसिकली क्या है? फोर्स है, वो हेड के बस इतने हिस्से पे एक्ट होगी, तो कम जगह पे पूरी फोर्स लग रही है ना, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब सर पे अगर कपड़ा बांध ले तो क्या होगा? ये सर पे कपड़ा बांध लिया और अब पॉट को रखा जा रहा है तो कपड़ा थोड़ा दबता है, तो जो कपड़ा बांधा है उसका ऊपर वाला हिस्सा पॉट के हिसाब से थोड़ा सा शेप ले लेगा। तो उस केस में आप देख सकते हो ये इतना एरिया इस कपड़े के कांटेक्ट में और ये कपड़ा हेड के कांटेक्ट में है, तो पूरे हेड पे जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी, यानी उस फोर्स को लगने के लिए बड़ा एरिया मिल गया। तो हर जगह फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम फील होगा। अब प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज प्रेशर, तो आप क्या लिखोगे? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया।
यानी एक यूनिट एरिया में लगने वाली फोर्स को ही हम प्रेशर कहते हैं। अब आप कहोगे यूनिट एरिया क्या है, मतलब एरिया की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब वो 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए। अब जैसी यूनिट का आप यूज करोगे प्रेशर की भी वैसी ही यूनिट बनेगी। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की एसआई यूनिट की अगर हम बात कर लें तो वो कैसे निकलेगी। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की एसआई यूनिट हमको बतानी है, तो ये बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है कि नहीं। और एरिया की देखो, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगी प्रेशर की एसआई यूनिट। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में अगर लिखें तो कैपिटल एन अपॉन मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। अब यही जो यूनिट आई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल कहते हैं, डिनोटेड बाई पीए, जिसको हम शॉर्ट में पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इतनी बड़ी चीज को शॉर्ट में इतना कर दिया ताकि यूज करना थोड़ा आसान हो जाए। तो ध्यान रखना, यहां पर प्रेशर की हमने एसआई यूनिट ली है। अगर हम फोर्स और एरिया की यूनिट को चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमको प्रेशर की वैल्यू मिलेगी अलग अलग यूनिट्स में। यहां पर हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट के अंदर हमको फोर्स की भी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी और एरिया की भी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी, तभी हमको प्रेशर की एसआई यूनिट मिलेगी। If a force of 100 Newton is applied on a cardboard of area 2 meter square, then the pressure applied on the cardboard will be। तो अगर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही किसी कार्डबोर्ड पे जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको 100 न्यूटन दी है, एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयर आर मेनी सिचुएशंस इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल। अब हमारी रोजाना की जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है जहां पर प्रेशर एक रोल प्ले करता है। कंडक्ट द एक्टिविटीज गिवन इन टेबल 6.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो टेबल 6.1 के अंदर जो एक्टिविटीज दी है वो आपको करना है, और जो चीज आपको ऑब्जर्व हो उसको रिकॉर्ड करना है। एक्सप्लेन हाउ प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द मोड ऑफ एक्शन अंडरटेकन फॉर ईच एक्टिविटी। और एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है मोड ऑफ एक्शन को जो हर एक्टिविटी में आपने किया। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया है। अब यहां पर आपको सेफ्टी फर्स्ट दिया है। द एक्टिविटीज लिस्टेड इन टेबल 6.1 शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। कोई बड़े बुजुर्ग हो आसपास तभी करना, नहीं तो चोट भी लग सकती है। टेबल 6.1 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब एक्टिविटी दी है ड्राइविंग एन आयरन नेल। मोड ऑफ एक्शन मतलब एक लोहे की कील को किसी वुडन ब्लॉक के अंदर आपको इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उस वुडन ब्लॉक के ऊपर आप कील रखोगे, हथौड़ी से मारोगे तभी अंदर जाएगी। अब दो तरीके से इसको किया जा रहा है। बाय द हेड ऑफ द नेल। नेल का जो हेड वाला हिस्सा है, देखो नेल कुछ इस तरह से होती है, ये इसका हेड वाला पोर्शन है, ये पॉइंटेड एंड है। तो हेड वाले हिस्से पे हथौड़ी मार रहे हो कि पॉइंटेड एंड वाले पे हथौड़ी मार रहे हो, इसके हिसाब से एक्शन डिसाइड होगा। तो यहाँ पहले वाले केस में देखो हेड वाले हिस्से पे हथौड़ी मार रहा है, मतलब जो नोक वाला हिस्सा है, पॉइंटेड वाला हिस्सा है, वो वुड की तरफ होगा। फिर सेकंड वाला केस देखो, बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। सेकंड वाले केस में जो नोक वाला हिस्सा है वहां पर हथौड़ी मार रहा है, मतलब जो हेड वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ होगा। अब आपको बताना है इजी और डिफिकल्ट टू परफॉर्म, गिव रीजन। किस केस में इजी होगा। अब ये चीज तो आपने देखी होगी कि जो नेल का नोक वाला हिस्सा है उसको हम वुड की तरफ रखेंगे और जो हेड वाला हिस्सा है वहां पर हथौड़ी मारेंगे, तभी आसानी से कील अंदर जाएगी। अगर उल्टा करके मारोगे तो कील अंदर जाएगी नहीं, बहुत मुश्किल होगा। तो इस वाले केस में इजी होगा और इस वाले केस में डिफिकल्ट होगा। तो आप लिख देना इजी इन फर्स्ट केस, डिफिकल्ट इन सेकेंड केस, बिकॉज एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड इज लेस देन दैट ऑफ हेड। पॉइंटेड एंड का जो एरिया है, जो नोक वाले हिस्से का एरिया है, वो कम होगा। हेड वाला हिस्सा चौड़ा होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है। तो एरिया अगर कम होगा तो उतनी ही फोर्स लगाने पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा तो कील अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा लिखना है बट जगह नहीं है, लेकिन चलो एडजस्ट कर देते हैं। देयरफॉर प्रेशर अप्लाइड बाय पॉइंटेड एंड इज मोर देन दैट ऑफ हेड। जब नोक वाला हिस्सा आप वुड की तरफ करोगे और हेड वाले हिस्से पे हैमर मारोगे, तो हैमर मारने की वजह से नेल का जो पॉइंटेड एंड है वो वुड पे फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स कम एरिया पे लग रही है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर हेड वाला हिस्सा वुड की तरफ करके हथौड़ी मारोगे तो उस हैमर मारने की वजह से जो नेल का हेड वाला हिस्सा है वो वुड पे प्रेशर लगाएगा, लेकिन क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसलिए प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो ये है सिंपल सी बात। अब सेकंड केस देखो, कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ। अब नाइफ की हेल्प से आप एप्पल को कट कर रहे हो। पहले वाले केस में यूजिंग द शार्प एज ऑफ द नाइफ, जो नाइफ का शार्प एज है, जो धार वाला हिस्सा है, उस तरफ से अगर आप कट करोगे तो ईजी रहेगा, या फिर यूजिंग द ब्लंट एंड ऑफ द नाइफ,
जो उसका उल्टा वाला हिस्सा है जो शार्प नहीं होता। नाइफ में एक साइड शार्प होता है, दूसरा साइड शार्प नहीं होता। तो अगर शार्प वाले हिस्से से कट करोगे, जैसे कि फर्स्ट केस में आपको दिया है, तो ये ईजी रहेगा। या उल्टी तरफ से कट करोगे, जो ब्लंट वाला हिस्सा है, जो मोटा वाला हिस्सा होता है जिसमें धार नहीं होती, उस तरह से अगर कट करोगे तो कट करना ईजी होगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ डिफिकल्ट होगा, यहाँ पर ईजी होगा। तो आप ऐसे यहाँ लिख देना, ईजी इन फर्स्ट केस, डिफिकल्ट इन सेकेंड केस। रीजन क्या होगा? बिकॉज एरिया ऑफ शार्प एज ऑफ नाइफ इज लेस देन दैट ऑफ ब्लंट एज एंड दस द प्रेशर अप्लाइड इज ऑल्सो मोर। क्योंकि शार्प एज का जो एरिया है वो कम होगा, क्योंकि एकदम धार है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो कम एरिया कवर करेगा। जैसे अगर नीचे से देखें तो अगर धार होगी तो ये बिल्कुल ऐसे पतला सा होगा, और अगर धार नहीं होगी तो ऐसे मोटा सा होगा। तो इस केस में एरिया कम है, इसमें ज़्यादा है, तो शार्प होगा तो एरिया कम होगा। और ब्लंट वाला जो हिस्सा है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वो मोटा होता है। नाइफ में कभी ऑब्जर्व करना आप, तो शार्प एज का जो एरिया है वो कम है, इसीलिए जो प्रेशर वो अप्लाई करेगा वो ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो आसानी से कट जाएगा। वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.1? अब इस टेबल से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? वी कंक्लूड दैट व्हेन द एरिया ओवर विच अ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर द रिजल्टिंग प्रेशर इज हायर, मेकिंग इट ईजियर टू डू सर्टेन टास्क। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एरिया जिसपे फोर्स अप्लाई की जा रही है अगर वो कम है तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। नेल का जो पॉइंटेड एंड है वहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर हाई है कि नहीं। नाइफ का जो शार्प वाला एज है वहाँ पर एरिया कम है, यानी उसकी विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है। तो चौड़ाई कम होगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर हाई होगा। और जब प्रेशर हाई है तो वो काम करना आसान है। दिस इज वाई इट इज ईजियर टू ड्राइव अ नेल यूजिंग इट्स पॉइंटेड एंड। इसीलिए किसी चीज में आपको कील ठोकना है तो उसका नोक वाला हिस्सा अगर उस चीज की तरफ करके तब हथौड़ी मारोगे तो आसानी से वो उसके अंदर चला जाएगा। एंड इट इज ईजियर टू कट एन एप्पल विद द शार्प एज ऑफ अ नाइफ। और इसीलिए नाइफ के शार्प एज से एप्पल को कट करना आसान होता है। You must have seen overhead water tanks in your locality or on the rooftops of houses used for water supply. तो आपने ओवरहेड वाटर टैंक देखा होगा, जैसे आपके आसपास होगी ना पानी टंकी, तो ऐसे बना होता है। एक ऊंचा से स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीढ़ी लगी होती है, फिर यहाँ ऊपर जो है वो वाटर भरने के लिए कंटेनर बना होता है। तो यहीं पर पानी भरा होता है और यहीं सप्लाई आती है। इसी तरह से घरों में जो टंकी होती है उसको कहाँ रखा जाता है? छत पे रखा जाता है। तो क्वेश्चन ये है, वाई आर दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट अ हाइट? ये जो टैंक्स हैं वो हमेशा हाइट पे क्यों रखे जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे क्यों रखे रहते हैं? एक क्वेश्चन तो हमारे सामने ये है। दूसरा, डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलो इसको पता लगाते हैं एक एक्टिविटी करके। एक्टिविटी 6.1, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलो ट्राई करते हैं और पता लगाते हैं। टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर। आपको 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक के पाइप्स ले लेने हैं जिनकी लेंथ सेम हो, यानी लगभग 25 सेंटीमीटर का आपको ले लेना है, बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। लेकिन उन दोनों का जो डायमीटर है वो अलग अलग हो। देख सकते हो ये डायमीटर इसका कम है, पतला है, और ये चौड़ा पाइप है। तो ऐसा आपको लेना है। अब 2 अच्छी क्वालिटी के आपको रबर बैलून्स ले लेने हैं। अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप। हर एक पाइप के एक किनारे पे आपको उस बैलून को अटैच कर देना है। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, इधर इधर दोनों पाइप में नीचे की तरफ बैलून लगा दिया गया। क्लैम्प द पाइप ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 6.5। अब दोनों पाइप को स्टैंड पे आप फिक्स कर दो। नाउ फिल बोथ द पाइप्स विद वाटर अप टू द सेम लेवल अबाउट हाफ वे। अब दोनों ही पाइप में सेम लेवल तक वाटर आपको फिल कर देना है, लगभग आधा। मतलब आधा तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आधे तक भर दो। बाकी मेन चीज यही है कि दोनों वाटर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। देख सकते हो यहाँ भी वाटर का लेवल ये है और यहाँ पर भी ये है, तो सेम लेवल तक हमने दोनों ही पाइप में वाटर फिल कर दिया। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स। ऑब्जर्व करो बैलून को क्या होगा। अब ये 2 पाइप मैंने ले लिया है। अब जैसा कि आपकी एक्टिविटी में दिया है कि ट्रांसपेरेंट पाइप लेना है, बट मैं अपने एरिया में मार्केट में सर्च किया लेकिन ट्रांसपेरेंट पाइप मुझे मिला नहीं, तो इसी में थोड़ा सा मैंने जुगाड़ कर लिया। इन दोनों पाइप के अंदर इतना हिस्सा कट करके मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी है। तो ये देखो, यहाँ पर फिंगर अंदर डालूंगा तो यहाँ दिखेगा आपको, इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो अब जब वाटर का लेवल यहाँ तक आएगा तो आपको दिखेगा कि कहाँ तक पानी है। और ये दोनों जो पाइप है इसकी थिकनेस अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो, राइट साइड वाला जो पाइप है ये छोटा है और लेफ्ट साइड वाला बड़ा है। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसका 2.5 सेंटीमीटर है। अब इसके नीचे साइड में बैलून हम लगा देंगे। अब यहाँ देख सकते हो दोनों पाइप को मैंने फिक्स कर दिया है। लेफ्ट साइड वाला जो पाइप है वो थिन है, पतला है, राइट साइड वाला मोटा पाइप है। और ये 2 बीकर के अंदर मैंने वाटर ले लिया है, थोड़ा सा कलर डाल दिया है जिसकी वजह से आपको वाटर का लेवल पाइप के अंदर दिखाई पड़े। अब इस वाटर को मैं पाइप के अंदर डालूंगा और देखना आप जैसे जैसे वाटर इस पाइप के अंदर जा रहा है बैलून बल्ज कर रहा है, फूल रहा है। और अब यहाँ देख सकते हो दोनों ही पाइप के अंदर सेम लेवल तक हमने वाटर फिल कर दिया है।
और दोनों ही बैलून्स के अंदर हमको सेम अमाउंट ऑफ बल्ज देखने को मिल रहा है, यानी जितना लेफ्ट वाला बैलून फूला है उतना ही राइट वाला भी फूला है। अब स्टार्टिंग में दोनों ही बीकर के अंदर हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया था, यानी ऑलमोस्ट वही 400 ml। लेफ्ट वाले बीकर में देखो अब 250 ml बचा, यानी ऑलमोस्ट 150 ml वाटर पाइप के अंदर हमने डाल दिया है। वही राइट साइड में इसका लेवल 200 ml से नीचे आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट 200 ml से ज्यादा वाटर हमने राइट साइड वाले पाइप के अंदर डाल दिया है। तो राइट वाले पाइप के अंदर वाटर ज्यादा है, तो अगर वाटर ज्यादा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वो फोर्स अप्लाई करेगा वो ज्यादा होगा। तो राइट साइड वाले पाइप के अंदर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाला पाइप। लेकिन दोनों बैलून्स के अंदर जो बल्ज का अमाउंट है वो इक्वल है, तो इसका मतलब बैलून कितना बल्ज करेगा, कितना फूलेगा, ये फोर्स डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि फोर्स तो डिफरेंट है दोनों में, लेकिन बल्ज का अमाउंट सेम है। डू बोथ बैलून्स बल्ज, क्या दोनों ही बैलून बल्ज करे यानी फूल गए? तो यस, दोनों ही बैलून फूल गए। डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट, क्या दोनों में जो फूलने का अमाउंट था वो सेम था, मतलब जितना एक बैलून फूला उतना ही क्या दूसरा बैलून फूला? तो यस, ये हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों बराबर ही फूले हैं, ऐसा नहीं कोई ज्यादा फूल गया कोई कम फूल गया। वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी से आपको क्या बात समझ में आई? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टू बैलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंट, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों बैलून सेम एक्सटेंट तक ही बल्ज करे, सेम अमाउंट ही फूले वो। वाई इज इट सो, अब ऐसा क्यों हुआ? नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स द वेट ऑफ द वाटर इन टू पाइप्स इज डिफरेंट। अब क्योंकि दोनों पाइप का जो डायमीटर है वो डिफरेंट है, इसीलिए दोनों पाइप के अंदर जो वाटर का वेट है वो डिफरेंट होगा। भाई मोटे वाले पाइप के अंदर ज्यादा पानी आ गया, ये मैंने आपको दिखाया था, तो अगर पानी ज्यादा होगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, और वेट बेसिकली क्या है? फोर्स है। तो अगर वेट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फोर्स नीचे जो लगा हुआ बैलून उस पर अप्लाई करेगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि राइट साइड वाला जो पाइप है वो जो बैलून पे फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो लेफ्ट वाला पाइप में वाटर है वो जो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाले पाइप के अंदर जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम है, कम पानी इसके अंदर गया है। तो जो पाइप पतला होगा उसके अंदर कम वाटर होगा, वाटर कम होगा तो उसका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो मतलब वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा होगा नीचे की तरफ वो कम होगी। तो लेफ्ट साइड में फोर्स कम है और राइट साइड वाले में फोर्स ज्यादा है। लेकिन दोनों बैलून बराबर से क्यों फूले, ये क्वेश्चन है। अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है तो राइट साइड वाले बैलून को ज्यादा फूल जाना चाहिए था। However, the bulge in both the balloons is the same. This means that the weight of the water in the pipe could not be responsible for the extent of the bulge of the balloons. तो इसका मतलब ये है कि वाटर का जो वेट है पाइप के अंदर उसकी वजह से बैलून बल्ज नहीं कर रहा है। Could it be that water column is exerting pressure? क्या वाटर का जो कॉलम है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? The answer is yes. It is the pressure exerted by the water column which is responsible for the bulge. तो वाटर कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है बल्ज के लिए, क्योंकि फोर्स तो अलग थी लेकिन दोनों केस में जो बल्ज है वो सेम अमाउंट का है। इसका मतलब फोर्स नहीं डिसाइड करेगी तो क्या डिसाइड करेगा? प्रेशर डिसाइड करेगा। अच्छा, ये वाटर कॉलम क्या होता है? देखो, कॉलम का मतलब होता है खंबा। तो यहाँ पर अगर आप पाइप में देखो तो ये जो पानी है ये पूरे खंबे की तरह तो दिख रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं वाटर कॉलम। मतलब कहीं पर जो ऊपर की तरफ पूरा जितना पानी भरा होता है उसी को वाटर कॉलम कहते हैं। दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट्स प्रोड्यूस इक्वल बल्जेस इन द बैलून्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायमीटर्स। इसीलिए वाटर कॉलम की हाइट अगर इक्वल होगी तो वो इक्वल बल्ज प्रोड्यूस करेगा बैलून्स के अंदर, भले ही उनका डायमीटर अलग अलग क्यों ना हो। चलिए इसको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, ये दो पाइप हमारे पास है। लेफ्ट वाला जो पाइप है वो थिन है यानी उसका डायमीटर कम है, और राइट साइड वाला जो पाइप है इसका डायमीटर ज़्यादा है। अगर दोनों पाइप में हम सेम लेवल तक वाटर फिल कर दें तो अब यहाँ से देख के ही बता सकते हो कि राइट साइड वाले पाइप के अंदर ज़्यादा पानी भरा हुआ है। लेवल भले ही सेम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी वजह से राइट वाले पाइप के अंदर पानी ज़्यादा होगा। तो वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा कि नहीं? एक फुल ग्लास वाटर ले लो और एक बकेट फुल वाटर ले लो, किसका वेट ज़्यादा होगा? बकेट फुल ऑफ वाटर का, क्योंकि बकेट के अंदर पानी ज़्यादा भरा हुआ है इसीलिए उसका वेट ज़्यादा होगा। वेट बेसिकली क्या है? फोर्स है ना। मतलब ये जो वाटर है वो नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस वाटर पे लगेगी वो फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो राइट साइड में फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही, लेफ्ट में फोर्स कम अप्लाई हो रही है। अब क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की तरफ इसीलिए बैलून बल्ज कर जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन दोनों पाइप में आप देख सकते हो बल्ज का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक ही बराबर से फूले हैं, लेकिन इधर फोर्स ज़्यादा इधर फोर्स कम है। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि राइट साइड वाला पाइप देखो, इसमें जो वाटर है वो इतने एरिया पे फोर्स लगा रहा है, ये इतना एरिया पानी का भरा हुआ है तो ये इतने हिस्से पे फोर्स लगेगी। वहीं लेफ्ट वाला जो पाइप है उसकी चौड़ाई कम है, यानी नीचे का जो डायमीटर होगा, जैसे पाइप देखो तो ऐसे गोल सा होता है ना, तो ये वाला जो पाइप है ये इतना है, और ये राइट साइड वाला जो पाइप है
इसको अगर नीचे की तरफ से देखोगे या ऊपर से देखोगे तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और इधर एरिया कम है। तो फोर्स भले ही यहाँ पर कम लग रही है लेकिन एरिया भी तो कम है। यहाँ पर फोर्स भले ही ज़्यादा लग रही है लेकिन इसका एरिया भी तो ज़्यादा है। इसी वजह से जो प्रेशर है उसका अमाउंट सेम है। तो दोनों पाइप का जो फोर्स और एरिया है वो डिफरेंट है, तो फोर्स और एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। इसको एग्जाम्पल्स ऐसे समझ लो कि जैसे 100 यूनिट यहाँ पर फोर्स लग रही है और 20 यूनिट एरिया है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, लेट्स सपोज 200 है, लेकिन एरिया भी इसका ज़्यादा है, लेट्स सपोज 40 है, तो यहाँ से भी प्रेशर 5 आ रहा है। तो दोनों केस में क्योंकि प्रेशर सेम आ रहा है इसीलिए बल्ज का जो अमाउंट है वो सेम है। तो बेसिकली प्रेशर डिसाइड करता है कि बैलून कितना फूलेगा, ना कि फोर्स। क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो खाली फोर्स की वैल्यू से नहीं पता चलेगा, बल्कि वो फोर्स कितने एरिया पे लग रही है उसके हिसाब से उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और यही जो इफेक्ट है वो प्रेशर के जरिए हमको पता चलता है। जब प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से हमको पता चलेगा ये फोर्स कितना इफेक्ट अप्लाई करेगी। क्योंकि प्रेशर सेम है इसीलिए दोनों का जो इफेक्ट है जो कि बैलून के बल्ज के फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा है वो भी सेम है। वॉट विल हैपन टू द बल्ज ऑफ द बैलून इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अगर वाटर कॉलम की हाइट को हम इंक्रीज कर दें यानी और पानी डाल दें तो वाटर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो बैलून के बल्ज में क्या होगा, चलो इसको करके देखते हैं। पोर सम मोर वाटर इन एनी वन ऑफ द पाइप्स यूज्ड इन फिगर 6.5। तो कोई सा एक पाइप ले लो, उसी में और पानी डाल दो। ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ द बैलून। अब इस प्रोसेस को कुछ बार रिपीट करो, एडिंग मोर वाटर ईच टाइम एंड नोटिंग द एक्सटेंट ऑफ बल्ज एज शोन इन फिगर 6.6। तो और वाटर डालते जाओ और देखो कितना फूल रहा है बैलून। अब इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। आपने पाइप को फिक्स कर दिया, नीचे बैलून अटैच कर दिया। अब आप पाइप के अंदर पानी डाल रहे हो, जैसे जैसे पानी जाएगा अंदर पाइप के, वाटर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो पाइप के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका वेट भी इंक्रीज होगा क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। वेट यानी फोर्स। तो बेसिकली जैसे जैसे आप वाटर डालते जा रहे हो पाइप के अंदर, जो फोर्स है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन पाइप तो हमारा वही है, इसका मतलब जो एरिया होगा जहां पर बैलून फिक्स है वहां पास का जो एरिया होगा वो तो सेम है, क्योंकि पाइप तो हमने वही लिया है, बस उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर डाल रहे हैं। तो एरिया वही है, लेकिन जैसे जैसे पानी अंदर जाता जाएगा पाइप के, फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। तो फोर्स इंक्रीज हो रही है लेकिन एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो किसी टाइम पे फोर्स जो लग रही थी वो 10 न्यूटन थी और एरिया हमारे जैसे 2 है, तो प्रेशर क्या होगा, 5 होगा। अब और वाटर डाल देंगे तो वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ज़्यादा वाटर हो गया तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा मतलब वेट क्या है, बेसिकली फोर्स है। अगर बलून नीचे से हटा दो तो पानी नीचे गिरेगा ना, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसके वेट की वजह से, तो फोर्स इंक्रीज हो गई। लेट सपोज अब हो गई 20 और पानी जब अपने डाल दिया, लेकिन पाइप वही है तो एरिया वही रहेगा। अब प्रेशर क्या हो गया, 10 हो गया। तो प्रेशर देखो 5 से 10 हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो बैलून का जो बल्ज है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बैलून का जो बल्ज है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो बल्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज़ देखो यहाँ पर दिखाई है कि अभी यह है बैलून का बल्ज। जब वाटर का लेवल यहाँ तक है और वाटर डाल दिया तो वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँच गया, तो बैलून क्या करेगा, बल्ज आउट मोर, और ज़्यादा ये फूल जाएगा। तो यहाँ से एक बात याद रखना, हायर हाइट्स ऑफ वाटर कॉलम प्रोड्यूस बिगर बल्ज ऑफ द बैलून। वाटर कॉलम की हाइट जितनी ज़्यादा होगी बैलून में बल्ज उतना ही ज़्यादा होगा। बैलून का बल्ज ये दिखा रहा है कि प्रेशर कितना होगा, तो बेसिकली वाटर कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज ऑफ द रबर बैलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ दिया भी है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बल्ज ऑफ द बैलून इंक्रीजेज एज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीजेज। Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases, which causes the balloon to bulge more. तो वाटर कॉलम की अगर हाइट इंक्रीज होगी पाइप के अंदर, तो बॉटम में नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, और यही जो प्रेशर का इंक्रीज है इसी वजह से जो बैलून है वो और ज़्यादा बल्ज कर रहा है और ज़्यादा फूल जा रहा है। यही मैंने आपको बताया था ना कि बैलून के जो बल्ज अमाउंट है वो बताएगा प्रेशर। ज़्यादा फूल रहा है तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है, कम फूला है मतलब प्रेशर कम है। ये कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, बॉटम में नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है। लिक्विड सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रेशर नहीं अप्लाई करता, बल्कि और भी डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बलून हमने नीचे लगाया है ना, जो प्रेशर पड़ेगा वो नीचे पड़ेगा। सो वी कैन से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ वेसल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो यहां से हम कह सकते हैं किसी भी वेसल के अंदर जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है वो डिपेंड करता है वाटर कॉलम की हाइट पे, कि पानी कितने ऊपर लेवल तक है। दिस इज द रीजन वाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट द हाइट सो दैट द प्रेशर इन द टैप्स इज इंक्रीज्ड। इसीलिए जो टंकी वगैरह होती है
वो हाइट पे रखी जाती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर पानी होगा उतना ही नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो नीचे जो टैप होगा जब आप खोलोगे तो अच्छे से पानी आएगा, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ रखा है, हाइट पे रखा है, तो वहाँ से अच्छा खासा प्रेशर नीचे मिलेगा। प्रेशर अच्छा मिलेगा तो मतलब जो वाटर की स्ट्रीम है वो अच्छी होगी। यही कह रहा है, रिजल्टिंग इन अ गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स। सपोज यू आर लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ 3-storied बिल्डिंग एंड एन ओवरहेड टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर। अब मान लो आप किसी 3 स्टोरी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे रहते हो और जो ओवरहेड वाटर टैंक यानी पानी की जो टंकी है वो टॉप फ्लोर पे रखी है। विल यू और योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर? गिव रीजंस। तो आप या आपका फ्रेंड जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, किसको ज्यादा पावरफुल स्ट्रीम मिलेगी टैप वाटर की? ज्यादा पावरफुल स्ट्रीम का मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, तभी ज्यादा पावरफुल स्ट्रीम मिलेगी। तो किसको मिलेगी? आप जो सेकंड फ्लोर पे रहते हो या आपका फ्रेंड जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। टंकी टॉप फ्लोर पे रखी है, आपको रीजन भी बताना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या। जैसे ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो जैसे इसको अगर हम ग्राउंड फ्लोर मान लें, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें, तो उस हिसाब से आप यहाँ रहते हो और आपका फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, मतलब फ्रेंड यहाँ रहता है। ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, इसके अंदर मान लो इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से पाइप निकला हुआ है। अब जो पाइप नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ पर यहाँ से ऐसे कनेक्शन है और यहाँ पर आपके यहाँ टैप लगा हुआ है। इसी तरह से आपके फ्रेंड के यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपके यहाँ जो टैप लगा है वहाँ पर यहाँ से पानी निकलेगा। तो ये जो लेवल है और टंकी में पानी कहाँ तक भरा है उसका जो लेवल है, इसके बीच में हाइट का कितना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है। आपके यहाँ जो टैप से वाटर निकल रहा है उसकी कितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है, यही तो हम देखते हैं। जैसे नीचे बैलून लगा रहता था, उसके ऊपर वाटर कितनी हाइट तक भरा है वही प्रेशर डिसाइड करता था। जहाँ पर बैलून लगा है उससे जितना ऊंचाई तक पानी भरा होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमको ये पता करना है कि जो टैप है उसके एंड पे क्या प्रेशर होगा, क्योंकि वहीं से पानी निकलना है। तो हम ये देखेंगे कि जहाँ टैप का एंड है उससे ऊपर एकदम सीधा कहाँ तक वाटर भरा हुआ है। तो टंकी में जहाँ तक भरा हुआ है उसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है उसको हमने देख लिया। अब आपके फ्रेंड का टैप ये है, इसका एंड ये है, किनारा ये है, तो यहाँ से पानी निकलेगा, मतलब यहाँ पर क्या प्रेशर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि इससे ऊपर कहाँ तक पानी भरा हुआ है। इस हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो किस केस में हाइट ज़्यादा है? ऑब्वियसली आपके फ्रेंड के केस में हाइट ज़्यादा है, क्योंकि आपके फ्रेंड के यहाँ जो टैप लगा है उसके एंड के ऊपर ज़्यादा हाइट तक पानी भरा हुआ है। वहीं आपके यहाँ जो टैप है उससे ऊपर कम हाइट तक वाटर भरा हुआ है। तो आपके फ्रेंड के यहाँ जो टैप लगा हुआ है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावरफुल स्ट्रीम वाटर की हमको देखने को मिलेगी। एकदम सिंपल वे में ऐसे समझो कि जहाँ पर टैप लगा है, टैप का जो एंड है जहाँ से पानी निकलेगा वो, और ऊपर टंकी में या जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है उसका लेवल क्या है, उसके बीच में जो डिफरेंस है हाइट का, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो आंसर समझ गए, रीज़न समझ गए। अब अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, माई फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर विल रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर. It is because the water pressure in the pipe depends on the height of the water column above it. क्योंकि पाइप के अंदर जो वाटर प्रेशर है वो डिपेंड करता है वाटर कॉलम की हाइट पे. द ग्रेटर दिस हाइट द ग्रेटर द वाटर प्रेशर. अब ये हाइट जितना ज्यादा होगी वाटर का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा. सिंस माई फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज फार्दर बिलो द ओवरहेड टैंक देन मी, द हाइट डिफरेंस इज मोर फॉर हिम. अब क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और उससे जो वाटर टैंक है वो ज्यादा दूरी पे है एज कंपेयर टू मी, इसीलिए हाइट का जो डिफरेंस है वो उसके लिए ज्यादा होगा. हेंस मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. इसीलिए फर्स्ट फ्लोर पे जो टैप वाटर की स्ट्रीम है वो ज्यादा पावरफुल होगी. डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. क्या जो लिक्विड्स हैं वो कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. चलो इसको पता लगाते हैं कि एक्टिविटी करके, मतलब वाटर नीचे की तरफ तो प्रेशर लगा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि बलून हमने नीचे लगाया था, ऊपर वाटर भरा था तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी और नीचे की तरफ प्रेशर भी अप्लाई हो रहा था, ये तो हमने देख लिया. लेकिन क्या वाटर साइड में भी या कोई और भी लिक्विड जो कंटेनर है जिसके अंदर वो भरा है उसके साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? एक्टिविटी 6.2 लेट अस फाइंड आउट. एक यूज्ड प्लास्टिक बॉटल ले लेनी है और उसके कैप को आप रिमूव कर दो. 4 स्मॉल होल्स आपको बना देने हैं नियर द बॉटम अराउंड द साइड्स यूजिंग अ नेडल और अ नेल. 4 होल आपको कर देने हैं बॉटम से करीब, उसके साइड के चारों तरफ, वह चारों तरफ वॉल में आपको कर देना है. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम एज शोन इन फिगर 6.7. अब ध्यान रहे जो होल है वो सेम हाइट पे होना चाहिए. जैसे यहाँ आपको दिया है फिगर में, देख सकते हो नीचे से या ऊपर से आप कंपेयर करो तो सब एक ही लेवल पे है. ऐसा नहीं कि एक होल यहाँ किया, एक होल ऊपर कर दिया, इधर कर दिया, ऐसा नहीं करना. एक ही लेवल पे सबको करना है और चारों तरफ करना है. इधर कर दिया, लेफ्ट राइट पीछे की तरफ, ऐसे 4 होल कर दिया हर तरफ.
इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ होल, यू कैन स्लाइटली हीट द नेडल एंड पोक इट टू मेक द होल्स। अगर आपको होल करने में दिक्कत आ रही है तो उस नेडल को या नेल जो भी आपने लिया है उसको थोड़ा हीट कर लो और फिर आसानी से होल हो जाएगा। अब होल्स को सील कर दो टेप की मदद से और बॉटल को फिल कर दो वाटर से। नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल द होल्स एट द सेम टाइम। अब एक ही टाइम पे सारे टेप को रिमूव कर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा? ये मैंने एक बॉटल ली है और इसमें नीचे साइड आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4 होल्स कर दिए हैं अलग अलग लोकेशन पे, लेकिन सेम हाइट पे। नीचे से आप देख सकते हो उसी लेवल पे मैंने सारे होल किए हैं। अब इन होल्स को टेप की मदद से मैं पहले पैक करूंगा, फिर इसमें वाटर फिल करेंगे। अब यहां देख सकते हो जैसे ही मैंने टेप निकाला, जहां पर भी मैंने होल किए थे सब तरफ से वाटर बाहर आने लगा। ये इधर देखो पीछे साइड भी, मतलब हर तरफ से वाटर बाहर आ रहा है। You observe water flowing out through the holes on the sides of the bottle। तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि साइड में जो हमने होल किया था वहां से वाटर बाहर आ रहा है। What can you infer from this observation? अब इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कह सकते हो, क्या बात समझ में आई आपको? It indicates that water also exert pressure on the sides of a container। अब ये चीज ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर है ना वो कंटेनर के साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो साइड से बह के निकल गया। अगर साइड में प्रेशर ही ना लगा रहा होता तो उधर जाता भी नहीं। भाई किसी चीज को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं, हम पढ़ चुके हैं। ये कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, इधर साइड में हमने होल कर दिया। अब वाटर अगर इधर की तरफ प्रेशर ना लगा रहा होता, तो अगर प्रेशर नहीं लग रहा मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि जब फोर्स लगती है तभी प्रेशर आता है। अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगी तो प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वाटर अगर साइड में इधर की तरफ प्रेशर नहीं लगा रहा है मतलब फोर्स नहीं लग रही है, और फोर्स नहीं लगेगी तो वाटर मूव नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो मूवमेंट है वो फोर्स की वजह से ही होता है। जब फोर्स नहीं लगेगी तो यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है वो इधर की तरफ मूव नहीं करेंगे। लेकिन वाटर मूव कर रहे हैं इधर से बाहर निकलने, इसका मतलब क्या है? वाटर में मोशन हो रहा मतलब इधर फोर्स लग रही तभी इधर वाटर जा रहे हैं ना, और फोर्स लग रही मतलब इधर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा। Therefore we can conclude that liquid exerts pressure not only at the bottom of the container but also on its side। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सिर्फ कंटेनर के बॉटम में ही नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ ही प्रेशर नहीं लगता बल्कि साइड में भी प्रेशर लगता है। इनफैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और सिर्फ साइड में ही नहीं हर डायरेक्शन में लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पर्टिंग आउट लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग जॉइंट्स और होल इन वाटर पाइप्स। आपने देखा होगा जैसे मान लो ये पाइप है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ कहीं होल हो गया तो आप देखते हो कि यहाँ से ऐसे पानी बाहर निकलने लगता है जहाँ होल होता है। तो मतलब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊपर की तरफ भी प्रेशर लग रहा है, इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हर डायरेक्शन में वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस? क्या एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों होता है? इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? क्या ये उस प्रेशर की वजह से है जो कि वाटर एक्सर्ट करता है पाइप्स की वॉल्स पे? द आंसर इज यस, इसीलिए ऐसा होता है। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप? क्या आप जानते हो कि डैम का जो बेस है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है एज कंपेयर टू टॉप। यहाँ इमेज बनी आप देख सकते हो, ऊपर वाला हिस्सा ही पतला सा है और नीचे ये डैम देखो कितना चौड़ा सा है। दिस इज बिकॉज अ ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम बट ऑल्सो विदस्टैंड्स द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। अब इसको ऐसा बनाने का एक रीजन तो ये है कि इस तरह से बनाएंगे तो स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट मिलेगा, मतलब अच्छे से ये खड़ा रहेगा, ये रीजन तो है ही। लेकिन दूसरा जो रीजन है वो ये कि वाटर का जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, जो ऐसे इस डैम पर प्रेशर लगाएगा वाटर, उसको ये झेल सके, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। लेकिन ऊपर की तरफ पतला क्यों और नीचे की तरफ मोटा क्यों है? भाई प्रेशर तो सभी तरफ लग रहा है, ऊपर भी लगेगा साइड में, नीचे भी लगेगा साइड में। तो इसका रीजन अभी हम देखेंगे। द वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम एक्सर्ट्स प्रेशर हॉरिजॉन्टली ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द डैम एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू हाइट ऑफ द वाटर लेवल। अब डैम के अंदर जो वाटर स्टोर होता है, एक तो वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाता है डैम की जो वॉल है उसके साइड में, नीचे की तरफ भी प्रेशर लगा रहा है, वो जो नीचे प्रेशर है वो फ्लोर पे लग रहा होता है। द प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम। अब जो प्रेशर हॉरिजॉन्टली लग रहा होता है वो बॉटम पे बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? वही जो चीज़ें हमने पढ़ी उसी के बेसिस पे आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ फिगर बनी है, इसमें देखो वाटर का लेवल ये है। अब इस वाटर के लेवल से जो करीब वाला पॉइंट होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। जैसे अगर यह पता करना है कि यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, तो इस पॉइंट से ऊपर कहाँ तक वाटर भरा है उसकी हाइट ये है, तो प्रेशर यहाँ पर कम होगा। वहीं बिल्कुल नीचे की तरफ बात कर ले, इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, तो इसके ऊपर कितना पानी भरा है, किस हाइट तक, वो देख लो। ये इतना पानी भरा है ना, तो प्रेशर भी इसका ज़्यादा होगा।
तो सिंपल सी बात है, वाटर का ये लेवल है, जितनी गहराई में जाते जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो डैम के बॉटम में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए इसको चौड़ा बनाया गया है, ऊपर की तरफ कम प्रेशर है इसलिए वो पतला बनाया गया है। Thus to withstand the pressure, the base of the dam is made broader। तो प्रेशर को झेल सके इसीलिए डैम का जो बेस है उसको चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। इसको चलिए एक एक्टिविटी से मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस बॉटल में देख सकते हो यहाँ पर 2 लेवल पे मैंने होल किया है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। वाटर का लेवल अभी यहाँ पर है। अब इन दोनों टेप्स को मैं निकालूंगा और फिर देखना कि कहाँ से जो वाटर की स्ट्रीम है वो ज्यादा पावरफुल है। जिस होल से पानी निकल के ज्यादा दूर जा रहा होगा इसका मतलब वो स्ट्रीम पावरफुल होगी, और पावरफुल इसलिए है क्योंकि वहां का प्रेशर हाई है। तो मैं पहले इसका कैप ओपन कर देता हूं। ये यहां पर देख सकते हो जो नीचे से पानी निकल रहा है वो ज्यादा दूर तक जा रहा है, मतलब नीचे के साइड में प्रेशर हाई होगा, और ऊपर की तरफ प्रेशर लो है इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा है। जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है देख सकते हो प्रेशर भी डाउन होता जा रहा है, क्योंकि अब जो वाटर का लेवल है और जहां होल है उसके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। और ये देखो बिल्कुल स्लो हो गया है, लेकिन अभी नीचे वाला ये स्पीड से निकल रहा है, क्योंकि वाटर का जो लेवल है और ये जो होल है इसके बीच में अभी भी डिफरेंस है हाइट का। ऊपर वाले होल से पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन नीचे वाले से अभी भी निकल रहा है। और जैसे जैसे ये जो हाइट है वो नीचे आती जाएगी, यहाँ का प्रेशर लो होता जाएगा और वाटर की जो स्ट्रीम है उसकी पावर कम होती जाएगी। जो वाटर अभी यहाँ पर गिर रहा है देखो धीरे धीरे ये ऐसे आता जाएगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ का प्रेशर डाउन हो गया है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। चलो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।